नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ कुमार कुणाल धीरज। खबरों की शुरुआत इस वक्त की बड़ी खबर से करते हैं जो इंदौर से आ रही है, जहां इंदौर में 5 मंजिला मकान गिरने से एक बड़ा हादसा हो गया। हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि बिल्डिंग के मलबे के नीचे दबे 12 लोगों को बचाया गया है। ये हादसा शहर के वार्ड नंबर 60 में मौजूद कोष्ठी मोहल्ले में जवाहर मार्ग पार्किंग के पास हुआ है। सेंट्रल कोतवाली थाना क्षेत्र अंतर्गत आने वाले इस मकान में कई लोगों के दबे होने की खबर जताई जा रही है। पुलिस और प्रशासन के कर्मियों ने मौके पर पहुंचकर राहत और बचाव कार्य शुरू कर दिया है। तो ये बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं इंदौर से, जहां बड़ा हादसा हुआ है। 5 मंजिला मकान गिर गया है, 2 लोगों की तो जान चली गई है, 12 लोग अंदर दबे थे जिन्हें किसी तरह बाहर निकाला गया है। हालांकि अभी और भी कई लोगों के वहां फंसे होने की आशंका जताई जा रही है। लगातार राहत और बचाव कार्य जारी है। शहर के वार्ड नंबर 60 के पास यह बिल्डिंग स्थित था, कोष्ठी मोहल्ले में जवाहर मार्ग पार्किंग में। वहां उसके बगल में यह बिल्डिंग था और वहीं यह हादसा हुआ है। सेंट्रल कोतवाली थाना के अंतर्गत यह क्षेत्र आता है। कई लोगों की हालांकि दबे होने की आशंका जताई जा रही है। राहत और बचाव कार्य प्रशासन युद्ध स्तर पर कर रहा है। संतोष सिंह हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। संतोष, बहुत ही भयानक हादसा है, इस पूरे हादसे के बारे में भी बताइए और अभी क्या स्थिति है उसके बारे में भी। बिल्कुल कुणाल, देर रात ये हादसा हुआ है और ये जो मकान है पूरी तरीके से जमी दोज हो गया था, जिसमें 13 लोगों के फंसे होने की जानकारी थी, जिसमें 2 की मौत बताई जा रही है। फिलहाल अभी की जो जानकारी है, सभी जो मलबे के नीचे दबे हुए थे सभी को निकाल लिया गया है और जो घायल हैं उन्हें एमबॉय हॉस्पिटल में भेज दिया गया है। उनका इलाज चल रहा है, जिनमें कुछ घायलों की गंभीर रूप से घायल होने की जानकारी आ रही है। कुछ जो घायल हैं वो गंभीर रूप से घायल हैं। ये जो पूरा मामला है कुणाल, मैं बता देना चाहता हूँ दर्शकों को कि ये जो दौलतगंज का मामला है और जब घायलों को वहां से निकालना पड़ा, क्योंकि ये जो बिल्डिंग है वो तंग गलियों में थी, वहां एम्बुलेंस भी नहीं पहुंच सकती थी। फिलहाल जो लोकल के जो लोग थे, स्थानीय लोगों की मदद से, प्रशासन की मदद से स्ट्रक्चर में ले जाके एम्बुलेंस तक पहुंचाया गया और घायलों को फिर एमवाय हॉस्पिटल पहुंचाया गया। फिलहाल अभी तक जो है 13 घायल जो हुए हैं, जो मलबे के नीचे दबे थे, उनको निकाल लिया गया था। उसमें महिलाएं और बच्चे भी शामिल हैं। कुणाल, ठीक है, बहुत धन्यवाद संतोष। आपका आप नजर बनाए रखिएगा इस घटना पर। फिलहाल जानकारी देने के लिए आपका शुक्रिया। और अगली बड़ी खबर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान से जुड़ी हुई, जहां आजम खान के लिए जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। वे थोड़ी देर में उत्तर प्रदेश की सीतापुर जेल से रिहा होने वाले हैं। आजम खान के खिलाफ दर्ज 72 मुकदमों में रिहाई के आदेश सीतापुर जेल को मिल चुके हैं। कानूनी प्रक्रिया पूरे होने के बाद वे 23 महीने के बाद, यानी लगभग 2 साल के बाद जेल से बाहर आएंगे। उन्हें जेल से बाहर आने के बाद रिसीव करने के लिए बड़ी तादाद में समर्थकों का हुजूम सीतापुर जेल के बाहर पहुंचने लगा है। हाल ही में एमपी एमएलए सेशन कोर्ट ने आजम खान के 19 मुकदमों में रिहाई के आदेश जारी किए। इससे पहले क्वालिटी बार प्रकरण समेत 53 अन्य मामलों में भी रिहाई के आदेश जारी हो चुके थे, जिससे कुल मामलों की तादाद 72 हो गई थी। तो ये बहुत बड़ी खबर रामपुर के लिए है, और क्योंकि आजम खान आज रिहा होने वाले हैं, ऐसे में सीतापुर जेल के बाहर चौकसी भी और ज़्यादा बढ़ा दी गई है। बहुत बड़ी संख्या में आजम खान के समर्थक वहां पहुंचे हैं और आजम खान का जेल से बाहर आने का रास्ता साफ हो गया है। मोहम्मद समीर हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। समीर, ये बहुत बड़ी खबर है रामपुर के निवासियों के लिए और आजम खान के लिए भी, क्योंकि लगभग 2 साल के इंतजार के बाद उन्हें जमानत मिली है, जेल से बाहर आ रहे हैं। कैसा माहौल है वहां की पूरी स्थिति के बारे में बताइए। देखिए, मैं आज सुबह से ही सीतापुर जेल पे मैं मौजूद हूँ। यहाँ पर कल रात से ही आजम खान के समर्थक पहुँचने लगे थे सीतापुर, क्योंकि जो रामपुर या आसपास के जिले हैं, जो उनके समर्थक हैं या उनके चाहने वाले हैं, वो सुबह से और रात से लगातार सीतापुर पहुंच रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि सीतापुर जेल में पिछले 23 महीने यानी तकरीबन 2 साल से आजम खान यहाँ पर बंद हैं। आजम खान के ऊपर टोटल 96 मुकदमे दर्ज हैं,
जिनमें सारे मामलों पर कोर्ट से जमानत मिल गई है। जिसके बाद 2 परवाने में कुछ गड़बड़ी हो गई, जिसके बाद उनकी रिहाई में थोड़ी सी देरी है। लेकिन अभी जानकारी मिली है कि 12 बजे तक उनको जेल से रिहा कर दिया जाएगा। काफी तादाद में यहाँ पर सुरक्षा व्यवस्था भी लगा दी गई। लोग यहाँ पर मौजूद हैं, उनके चाहने वाले मौजूद हैं। सुबह से उनको मिलने के लिए लोग यहाँ पर भीड़ उमड़ पड़ी है, जिसको लेकर के शहर में धारा 144 भी लगा दी गई है। लगातार यहाँ पर रामपुर व आसपास का जो लोग हैं उनके मिलने वालों का काफिला बढ़ता जा रहा है। लोगों को मिलने के लिए लोगों की भीड़ बढ़ती जा रही है, जिसको देखते हुए पुलिस प्रशासन ने देखते हुए सुरक्षा व्यवस्था व पीएससी भी तैनात कर दी है। जी समीर, आजम खान के परिवार में कैसा माहौल है? क्योंकि उनके परिवार में कमोवेश सबके ऊपर मुकदमे दर्ज है, सब जेल में रहे हैं, बाहर जमानत पर आए हैं। ऐसे में अब आजम खान साहब आ रहे हैं, क्या हाल है उनके परिवार वालों का? कितनी खुशी महसूस कर रहे हैं? देखिए, आजम खान के जो बेटे हैं अजीम आजम, वो सीतापुर पहुंच चुके हैं। अब्दुल्ला आजम सीतापुर पहुंच चुके हैं। वो लोग अपने पिता को लेने के लिए आए हैं। एक खुशी का मौका है, क्योंकि एक लंबे अरसे के बाद आजम खान जेल से बाहर आ रहे हैं, जिसको लेकर के उनका परिवार भी खुश है, क्योंकि काफी मेहनत की गई। उन जो अजीब आजम है उन्होंने बताया, जिसके बाद कोर्ट ने जो जमानत दी है उसके बाद आजम बाहर आ रहे हैं। लेकिन सवाल ये भी है कि अब ये देखना होगा कि आजम खान क्या समाजवादी पार्टी में रहेंगे या फिर कहीं और भी उनको जाने का कयास लगाए जा रहे हैं। सवाल कई भी खड़े हो रहे हैं, क्योंकि आजम खान आने के बाद जी समीर जमानत तो उन्हें मिली है, लेकिन अभी भी उनके ऊपर बहुत सारे मुकदमे 72 मुकदमे दर्ज हैं। ऐसे में उन मुकदमों की सुनवाई की प्रक्रिया के लिए भी क्या कुछ आदेश दिए गए हैं? उन्हें कोर्ट में हाजिर होना होगा, क्या कुछ शेड्यूल है? देखिए, जब यहाँ से रिहा होंगे उसके बाद वो कोर्ट में उनकी पेशी होगी और आगे की रणनीति कोर्ट ही तय करेगा कि आखिर क्या प्रक्रिया रहेगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया समीर, आपका नज़र बनाए रखिएगा। फिलहाल हमारे साथ जुड़ने के लिए और यह जानकारी देने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। और अगली बड़ी खबर झारखंड से, जहां झारखंड के लिए भी एक अच्छी, बड़ी और खुशखबरी वाली खबर है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मांग पर केंद्र ने प्रदेश के 3 शहरों यानी रांची, जमशेदपुर और धनबाद के लिए मेट्रो ट्रेन का प्लान मांगा है। केंद्र की मांग के बाद सीएम सोरेन एक्शन मोड में है। इससे जुड़ा प्रस्ताव केंद्र सरकार को पहले ही भेजा जा चुका है। अब केंद्र ने राज्य सरकार से इन शहरों के लिए नया कॉम्प्रिहेंसिव मोबिलिटी प्लान यानी सीएमपी तैयार कर भेजने को कहा है। इसी के तहत नगर विकास और आवास विभाग ने रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल यानी आरएफपी जारी कर दिया था। नई योजना बनाने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने 10 जुलाई की बात हम आपको बता रहे हैं, जहां पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की बैठक में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से रांची समेत प्रमुख शहरों में मेट्रो रेल परियोजना की मांग की बात की थी। इसके बाद राज्य सरकार ने केंद्र को प्रस्ताव भेजा, लेकिन केंद्र ने पुराने सीएमपी को मौजूदा जरूरतों के अनुरूप नहीं माना। इसके चलते अब नया सीएमपी तैयार किया जा रहा है, जिसमें 1.5 से 2 महीने के भीतर केंद्र को सौंपा जाएगा। हालांकि ये बहुत बड़ी खबर झारखंड वासियों के लिए, खासकर रांची, जमशेदपुर और धनबाद शहर वासियों के लिए। अजय सिंह हमारे ब्यूरो हेड इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। अजय, झारखंड को भी मेट्रो रेल का इंतजार था, क्या अब इस सुगबुगाहट के बीच ये कहा जा सकता है कि झारखंड को भी अपना मेट्रो रेल मिलेगा, इन 3 शहरों में मेट्रो दौड़ेगी? देखिए कुणाल, मैं बताऊं कि 10 जुलाई को जब पूर्वी क्षेत्रीय परिषद की जब बैठक हुई थी, तो तमाम जो कुछ पूर्वी क्षेत्र के जो मुख्यमंत्री जब गए थे, तो उसमें हेमंत सोरेन ने भी हिस्सा लिया था। और उन्होंने जो है गृह मंत्री से यानी अमित शाह से मुलाकात किया था और ये कहा था कि रांची समेत जो 3 और जो प्रमुख शहर हैं, रांची हुआ, जमशेदपुर है और जमशेदपुर और धनबाद, इन 3 शहरों के लिए उन्होंने कहा था कि ये मेट्रो रेल परियोजना जो है हमारे राज्य को दिया जाए। मुख्यमंत्री अमित शाह ने इस बात को मान लिया था और कहा था कि आप अपना जो है सीएमपी प्लान बनाकर आप भेजिए। उसमें से देखने के बाद तो गौरतलब है कि उसके बाद जो है कुछ दिनों के बाद ही जो है एक नया डीपीआर तैयार किया गया, डीपीआर करके उसको भेजा गया। लेकिन
डीपीआर तैयार होने के बाद जो है तो वो मंत्रालय ने उसको वापस लौटा दिया और भेज दिया, कहा कि इसमें कुछ त्रुटियां हैं, इसको फिर से सुधार किया जाए। और फिर से जो है अब जो है इसकी कवायद शुरू हुई है, डीपीआर बनाया जा रहा है और उसको केंद्र के पास भेजा जा रहा है। क्योंकि ये जो तीन जो बड़े जो शहर हैं झारखंड के, वो जो है प्रदूषण की समस्या से, मुख्यमंत्री का कहना है कि प्रदूषण की समस्या जो है गंभीर होती जा रही है। यातायात जो है वो काफी लोड रहता है, ट्रैफिक पर काफी लोड रहता है। तो इसकी सुविधा के लिए, इसको ठीक ठाक करने के लिए जो है मेट्रो रेल अगर बन जाता है तो झारखंड में एक बहुत बड़ी उपलब्धि मानी जाएगी। इसी के तहत जो है डीपीआर बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। 1 से 2 महीनों में डीपीआर बनेगा, इसके बाद इसको भेजा जाएगा। बहरहाल देखने वाली ये तो आने वाला वक्त बताएगा कि कितनी जल्दी झारखंड को ये सौगात मिलती है। ठीक है, बहुत धन्यवाद अजय आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी देने के लिए। और अगली बड़ी खबर यूकेएसएससी से जुड़ी हुई, जहां यूकेएसएससी परीक्षा के दौरान सभी केंद्रों पर जैमर लगे होने के बावजूद पेपर बाहर कैसे चला गया, यह बड़ा सवाल उठ रहा है। विशेषज्ञ इसे तकनीकी खामी बता रहे हैं। विशेषज्ञों के मुताबिक 5G नेटवर्क पर यह जैमर लगाम नहीं लगा सकते हैं। उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यानी यूकेएसएससी स्नातक स्तरीय परीक्षा में सभी 445 केंद्रों पर जैमर तो लगे थे, लेकिन रोकने में नाकाम थे। इसे एक बड़ी तकनीकी खामी मानी जा रही है। जैमर 4G नेटवर्क रोकने वाले थे, लेकिन विशेषज्ञों का कहना है कि ये 5G नेटवर्क को नहीं रोक सकते। आयोग ने स्नातक स्तरीय परीक्षा का पेपर लीक होने से रोकने के लिए पुख्ता इंतजाम किए थे। केंद्र सरकार के अधीन एक कंपनी ने जैमर लगाए थे। पहले आयोग केवल संवेदनशील केंद्रों पर इन्हें लगवाता था, लेकिन इस बार सभी केंद्रों पर जैमर लगे थे। पड़ताल की गई तो पता चला कि ये जैमर 4G नेटवर्क को रोकने वाले थे, लेकिन 5G को नहीं। और अब 5G नेटवर्क प्रायः चल रहा है। ये जैमर इलेक्ट्रॉनिक कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड की ओर से लगाए गए थे। उधर उत्तराखंड अधीनस्थ सेवा चयन आयोग ने रविवार को आयोजित स्नातक स्तरीय परीक्षा के दौरान प्रश्न पत्र के 3 पन्ने इंटरनेट पर प्रसारित होने के मामलों में मुख्य आरोपी खालिद मलिक की करतूतें अब सामने आ रही हैं। योगेश सेमवाल हमारे संवाददाता इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। योगेश, अब क्या कहा जाए, वैसे तो सरकार की तरफ से तैयारी पूरी, लेकिन नेटवर्क ने खेल कर दिया। यह जो स्टेटमेंट या यह जो स्पष्टीकरण दिया जा रहा है, यह कितना प्रभावी करने वाला है? क्योंकि जब मालूम था कि 5G नेटवर्क को जैमर नहीं रोक पाएगा, फिर भी नहीं, बिल्कुल ये एक बहुत हंसी वाली बात भी है, हास्यास्पद इसको बात कहा है। आज जहां इंडिया में, और खासतौर पर अगर मैं उत्तराखंड की बात करूं, तो बहुत तेजी से 5G यहां पर आ रहा है। लगभग जो है 5G अब हर मोबाइल में आ चुका है। ऐसे में ये कह देना कि ये 4G नेटवर्क को रोकता था, तो आखिर इसको लिया क्यों गया, इस कंपनी से टाई अप क्यों किया गया? इससे पहले जो आयोग ने कहा कि पेपर लीक नहीं हुआ, सिर्फ 3 पन्ने बाहर आ गए। अब लोग ये सवाल करने लगे हैं कि क्या 3 पन्ने जो होते हैं वो पेपर लीक में नहीं आते हैं? जब तक पूरा का पूरा पेपर के जो 6 या 8 पन्ने हैं वो जब तक बाहर ना आ जाए, तब तक उसे लीक नहीं माना जाएगा? या फिर सिर्फ एक जो सवाल भी अगर बाहर आ जाए तो इसका मतलब वो लीक है कि नहीं है? लोग अब ये सवाल करने लगे हैं। दूसरी तरफ जो आंदोलन कर रहा है जो संगठन यहाँ पर लगातार, बेरोजगार संगठन, उसने तो सीबीआई जांच की सीधे तौर पर मांग की है। उसने कहा है सीबीआई जांच नहीं होगी तो हम धरने प्रदर्शन लगातार जारी रखेंगे। इससे पहले देखा गया है कि जो ये आंदोलन करते हैं ये बेरोजगार संगठन, इनका आंदोलन बहुत ही ज्यादा उग्र रहता है। अभी तो फिलहाल ये है कि बहुत कम वहां पर 400 से 500 स्टूडेंट ही वहां पर पहुंचे हैं जो तैयारियां कर रहे हैं अपने परीक्षाओं की। और धीरे धीरे अगर ये संख्या बढ़ती है, जिस तरह से पिछले 2-3 साल पहले देखा गया था कि हजारों की संख्या में स्टूडेंट पहुंच गए तो पुलिस को पता ही नहीं चला था कि कहां से पहुंच गए। अगर ऐसा होता है तो फिर क्या होगा? अब मुख्यमंत्री धामी का भी बयान आ चुका है। उन्होंने कहा है कि कोचिंग सेंटर जो है वो अब नहीं चाहते हैं कि हम इस व्यवस्था को अच्छे से संचालित करें, यानी कि उन्होंने कोचिंग सेंटरों के ऊपर भी कह दिया है कि कोचिंग सेंटर ये सब कुछ करवा रहे हैं। और जिस तरह से आपने बताया कि खालिद की जो है वो खालिद को लेकर नाम चल रहा है कि उसके साथ उसने ही ये सब चीज किया है। उसकी एक बहन गिरफ्तार पहले हुई, उसके बाद आज कल जो है एक और बहन उसकी गिरफ्तार हो गई है। एक असिस्टेंट प्रोफेसर जो है वो भी गिरफ्तार हो चुके हैं। यानी कोशिश ये की जा रही है कि लोगों की गिरफ्तारी हो। लेकिन ये सब किनारे है, सबसे बड़ी बात ये है कि आयोग, जिसको अधीनस्थ सेवा चयन आयोग कहा जाता है, एक बड़ा इसके पास जिम्मेदारी होती है। यूके SSSC के ऊपर कई सारे सवाल खड़े होने के बावजूद भरोसा
और फिर इस तरह की घटना सामने आ जाना, यानी कि ये उत्तराखंड के लिए एक बहुत बड़ी परेशानी सामने ला सकता है उत्तराखंड के युवाओं के सामने। ठीक है, बहुत शुक्रिया योगेश आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम अहम जानकारी देने के लिए। और अगली बड़ी खबर बेलगाम विकास के नाम पर हो रहे पर्यावरण के नुकसान की। हिमाचल प्रदेश में बेलगाम विकास से पर्यावरण को हो रहे नुकसान पर सुप्रीम कोर्ट आज आदेश पारित करेगा। सुप्रीम कोर्ट ने चेतावनी देते हुए कहा था कि अगर ऐसा ही चलता रहा तो हिमाचल एक दिन नक्शे से गायब हो जाएगा। कोर्ट ने मामले पर स्वतः संज्ञान लेते हुए राज्य सरकार से रिपोर्ट मांगी थी। इस पर अपने जवाब में हिमाचल सरकार ने कहा है कि राज्य में आई तबाही जलवायु परिवर्तन की वजह से हुई है, जो एक वैश्विक सच है। राज्य सरकार ने कहा कि पिछले दिनों हुई भारी बारिश, क्लाउड बर्स्ट, फ्लैश फ्लड, भूस्खलन, बर्फबारी के पैटर्न में बदलाव और ग्लेशियरों का पिघलना जलवायु परिवर्तन का नतीजा है। तो ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां आज पर्यावरण नुकसान पर सुप्रीम कोर्ट सख्त तो है ही, एक अहम आदेश भी पारित करेगा। हिमाचल प्रदेश में बेलगाम विकास से जो पर्यावरण को नुकसान हो रहा है उसका उसने संज्ञान लिया है और संभवतः आज इस बाबत कोई आदेश पारित हो सकता है। सुप्रीम कोर्ट ने यह चेतावनी भी देते हुए कहा था कि ऐसा ही यदि चलता रहा तो हिमाचल तो एक दिन नक्शे से गायब हो जाएगा। कोर्ट ने इस पूरे मामले पर स्वतः संज्ञान लिया था। हमारे संवाददाता विवेक सिंह चंदेल इस खबर पर हमारे साथ जुड़ गए हैं। विवेक, लगातार जलवायु परिवर्तन, प्रकृति से छेड़छाड़, ये सारी बातें होती तो हैं लेकिन इस पर ज़्यादा कुछ होता नहीं है। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट सख्त नजर आ रहा है, आज अहम आदेश की अपेक्षा है। बिल्कुल, चूंकि हिमाचल प्रदेश में जो विकास को लेके चीजें हो रही थी, जिससे लगातार पर्यावरण जो अपना विकराल रूप दिखा रहा है, उसको लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया। सुप्रीम कोर्ट ने 15 सितंबर को जो इस मामले में एमेकस अपॉइंट किया गया था, उन्होंने एक विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट के सामने रखी थी और कोर्ट के सामने जो विस्तृत रिपोर्ट रखी थी उसको देखते हुए कोर्ट ने कहा कि इस मामले में हमको एक विस्तृत एक आदेश पारित करना होगा, क्योंकि जो उन्होंने इसमें कोर्ट को जो चीजें रखी थी, उसके बाद कोर्ट ने ये कहा कि इसमें हमें एक आदेश पारित करना होगा। क्योंकि आदेश ये पारित होगा, इस मैटर जो स्वतः संज्ञान लिया हुआ इसको पूरी तरीके से खत्म नहीं करेगा, ये सिर्फ आदेश देगा। क्योंकि जो एमेकस थे उनकी तरफ से बहुत स्पष्ट कहा गया था कि क्योंकि ये पर्यावरण का मामला है, इसका एरिया बहुत विस्तृत है, इसके लिए एक हमें कमेटी का गठन करना होगा। जो कमेटी गठित होगी वो कमेटी जो इसके अलग अलग पहलू हैं उन पर विचार करेगी। क्योंकि जो ये मामला है, इस मामले में पर्यावरण से जुड़ी हुई चीजें बताई गई हैं, जिसको देखने के लिए कमेटी होगी, जो ये कमेटी डिसाइड करे कि इसको कैसे किया जा सकता है। क्योंकि जो राज्य सरकार की तरफ से, हिमाचल राज्य सरकार की तरफ से डिटेल दी गई थी, उसमें ये कहा गया था क्योंकि ये जो तबाही जिसका जिक्र कोर्ट के द्वारा किया गया और जिसका स्वतः संज्ञान लिया गया, उसमें ये बहुत स्पष्ट था, ये जलवायु परिवर्तन की वजह से हो रहा है। ये एक भारत के लिए, हिमाचल के लिए नहीं, पूरे देश, पूरी दुनिया के लिए है। उनका बहुत स्पष्ट कहना था कि पिछले दिनों राज्य में बहुत ज्यादा बारिश हुई थी, क्लाउड बर्स्ट हुआ और जो फ्लैश फ्लड हुए, भूस्खलन हुए और बर्फबारी के जो पैटर्न में बदलाव हो रहा है, लगातार ग्लेशियर पिघल रहे हैं, ये सब इसका नतीजा है। इसके लिए इसके अलावा जो औद्योगिकरण हो रहा है या जो बढ़ते ग्रीन हाउस उत्सर्जन का प्रभाव है, जिसकी वजह से असंतुलित विकास हो रहा है। तो जो ये सब चीजें हैं, इनको लेके जो एमेकस से उन्होंने एक विस्तृत रिपोर्ट कोर्ट के सामने पेश की थी और ये कहा था कि इसमें एक जांच कमेटी गठित की जाए। जो हमने अभी इन चीजों के बारे में जिक्र किया है, चाहे औद्योगिकरण हो, ग्रीन हाउस के बढ़ते प्रभाव हो या जलवायु परिवर्तन हो, क्लाउड बर्स्ट हो या भूस्खलन हो, पर ग्लेशियर का पिघलना हो, इनको इनसे बचाव के लिए, इनकी रोक के लिए और इनकी जानकारी इकट्ठी करने के लिए कि कैसे इसके लिए काम किया जाए, इसके लिए एक कमेटी गठित की जानी चाहिए, जिसकी रिपोर्ट आने के बाद उस आधार पर काम किया जा सकता है। इसके बाद कोर्ट ने ये कहा था कि 23 तारीख को इस मामले में एक आदेश जारी करेंगे और वही आदेश जारी करेगा। संभवतः ये है कि जो एमेकस की रिपोर्ट है उसके आधार पर सुप्रीम कोर्ट एक कमेटी गठित करेगा जो उन बिंदुओं को जांच करेगी जिसके आधार पर आगे के लिए कुछ प्रिकॉशनरी एक्शन लिया जा सके और क्या चीजें हैं जिसके ऊपर रोक लगाई जा सके और क्या चीजें करनी है जो स्टेट गवर्नमेंट करे जिससे इनसे बचाव किया जा सके। इसके लिए हमें सुप्रीम कोर्ट के आदेश का इंतजार करना होगा। जी ठीक है, बहुत धन्यवाद विवेक आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और विस्तार से जानकारी देने के लिए। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।